नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल पर। और मैं सरोज आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ हैंड रिटन नोट्स जो कि सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखे हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी तीनों के क्वेश्चन जो हैं वो मिला के मैंने लिखे हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैंने लिखे हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 को लागू किया गया था, जिसे काला कानून भी कहते हैं। जो रॉलेट एक्ट है इसे क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। इस व्यवस्था के तहत मैजिस्ट्रेटों के पास अधिक ये अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं। आपने याद रखना है, रॉलेट एक्ट को एक तो कहते हैं काला कानून और दूसरा ये बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मंदिर। मंदिर का वह आंतरिक भाग जो देवी देवताओं की मूर्तियां जहां पे स्थापित की जाती हैं उसे हम गर्भगृह कहते हैं। और गर्भगृह के ऊपर एक टावर नुमा रचना को हम शिखर कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर एक टावर सा जो बनाया जाता है उसको हम शिखर कहते हैं। और मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले स्थान जो होता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? जो गर्भगृह होता है उसके चारों ओर जो परिक्रमा करने का स्थान होता है उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। मंदिर में सभा के लिए जो स्थान बनाया गया होता है उसको मंडप कहा जाता है। नेक्स्ट है सवाना। सवाना उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ये जो सवाना उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, इसकी हम बात करें तो ये है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो होते हैं उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आपने याद रखना है ये जो सवाना उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है ये कहाँ का है? अफ्रीका में। और कंपोज बोला जाता है इन्हें ब्राजील में। और लानोस इन्हें बोला जाता है वेनेजुएला व कोलंबिया में। उसी तरह से अगर हम बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय स्थानों को भी या घास स्थलों को भी हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जो जैसे कि प्रेयरी जो है वो बहुत बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो प्रेयरी है ये है यूएस एवं कनाडा में। और ये कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय स्थान है। आपने याद रखना है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है ये। आगे है डाउन्स। डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आगे है पाम्पस। पाम्पस जो है वो अर्जेंटीना में बोला जाता है। और वेल्डस दक्षिण अफ्रीका में। और स्टेपी एशिया, रूस, चीन और यूक्रेन में। तो ये जो चारों हैं या पांचों हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंगियोग्राफी। हैंगियोग्राफी क्या होती है? हैंगियोग्राफी होती है संत की जीवनी। जो एक संत या महान मतलब जो साधु संत होते हैं उनके जीवन पर जो लिखी जाती है उसे हैंगियोग्राफी कहा जाता है। उसी तरह से बायोग्राफी क्या होती है? किसी व्यक्ति का के जीवन का विस्तृत विवरण जो किया जाता है उसको बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोग्राफी आपको पता है कि अपने हाथ से लिखना या स्वयं के बारे में लिखना, उसको ऑटोग्राफी कहा जाता है। हैंगियोग्राफी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बनती है, हैंगियोस प्लस ग्राफी। तो इसमें हैंगियोस का मतलब होता है पवित्र और ग्राफिया का मतलब होता है लेखन। तो ये आप जान सकते हैं कि संत की जीवनी जो है तो इसी तरह से ये पवित्र लेखन कहा जाता है, इसलिए इसको हैंगियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है अहोम। अहोम राज्य जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीटेट में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपने याद कर लेने हैं। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिसे कुल संघ कहा जाता था। तो पाइका जो थे वो पैदल चलने वाले सैनिक होते थे अहोम राज्य में। और जो अहोम थे वो ताई जाति के वंशज थे। इन लोगों की भाषा जो थी वो असमिया थी। ये जनजातीय लोग थे और ये वेगार पर निर्भर रहते थे। नेक्स्ट है लगभग 2000 वर्ष पूर्व वाराणसी एक पवित्र शिल्प केंद्र था जहां शिल्पकारों एवं व्यापारियों का संघ रहता था। आगे की अगर हम बात करें तो आगे है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य या कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत का एक प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रमुख ग्रंथ था। और चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और चाणक्य जो थे उनके द्वारा अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विषयों को बताया गया है। ये जो अर्थशास्त्र है इसमें विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा क्या बताया गया है? इसमें 15 अधिकरण हैं।
150 जो हैं वो अध्याय हैं, 180 जो हैं वो उपभाग हैं और 6000 इसमें श्लोक हैं। तो आपने याद रखना है अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विषयों को यहाँ इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है पांडुलिपि। पांडुलिपि आपको पता है क्या होती है? पांडुलिपि जो है वो हस्तलिखित ग्रंथ होता है। ये ताड़पत्रों, भोजपत्रों और मुर्ज नामक वृक्ष जो होता था उसकी छाल आदि पर लिखी जाती थी। ये जो पांडुलिपियां हैं ये वृक्षों की छाल और भोजपत्रों, ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। आगे है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाने वाले पठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट है तैल चित्र। अब ये जो तैल चित्र थे ये थे औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश काल के आने के साथ तैल चित्रों का प्रचलन भी आरंभ हुआ। तैल चित्र उसे कहते हैं, उस अंकन या विधान को कहते हैं जिसमें तेल में घोंटे गए रंगों का प्रयोग होता है। भारत में इस प्रकार के चित्रों त्रावणकोर के चित्रकार राजा रवि वर्मा ने बहुत बनाए हैं। नेक्स्ट है लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुषाण शासक जो थे वो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए प्रसिद्ध थे। ये जो मध्य एशिया से गुजरने वाला वह व्यापारिक मार्ग जो चीन को पश्चिम के एशियाई भूभागों एवं रोमन साम्राज्य को जोड़ता था, वह सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। तो इस पर कुषाण वंश का जो सबसे महानतम शासक है वो कनिष्क था। ये 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक रहा था और ये जो रेशम मार्ग है इस पर कुषाण शासकों का नियंत्रण होता था। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में फारसी प्रशासनिक भाषा थी। अब ये फारसी भाषा जो थी दिल्ली के सुल्तानों के टाइम ये प्रशासनिक भाषा थी। सुल्तान के सभी आदेश फारसी में ही दिए जारी किए जाते थे और क्योंकि फारसी जो थी वो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट है सहायक संधि। अब सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेल्जली, इनका कार्यकाल था 1798 से लेकर 1805 तक। ये जो सहायक संधि थी इसमें लॉर्ड वेल्जली ने अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए इसका सूत्रपात किया था सहायक संधि का। अब सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद जो भी मतलब राजा जो है वो सहायक संधि पर अगर हस्ताक्षर कर देता था उसमें क्या क्या शर्तें होती थी वो हम पढ़ते हैं। तो राज्य के पास कोई स्वतंत्र सेना नहीं रहेगी। अगर किसी राजा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तो उस राज्य के राजा के पास कोई भी स्वतंत्र सेना नहीं रहेगी। वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे जिनका रख रखाव का खर्च उन्हें देना होगा। विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन होगी। अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखना पड़ता था। कंपनी की पूर्व आज्ञा के बिना राजा किसी यूरोपीय को अपनी सेवा नहीं ले सकता। तो ये थी सहायक संधि। नेक्स्ट है उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजातियां। अब उत्तराखंड में कितनी प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं उनकी बात करते हैं। थारू, कोय, मारा, नीति, मोट अथवा भोट या भोटिया या गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में ये पाई जाती है। और खास, बुक्सा, जनसौरी, राजी, शौक, महागीर आदि जो जनजातियां हैं ये सारी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो आपने इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है भील जनजाति। ये जो है भील जनजाति ये गुजरात में पाई जाती है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में तथा माला इरुलर जनजाति केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट है कलमकारी। अब कलमकारी क्या होती है? कलमकारी छापा रंगोली हस्तकला का एक प्रकार है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। ये जो कलमकारी है ये सूती कपड़े के ऊपर एक छाप बनाई जाती है उसे कहते हैं। तो कलमकारी छापा में भारत में आंध्र प्रदेश राज्य मछलीपट्टनम में प्रचलित है। मुख्य रूप से ये कला भारत एवं ईरान में प्रचलित है। ये जो कलमकारी या जो की जो प्रथा है ये भारत में मुख्य रूप से भारत और ईरान में प्रचलित है। तमिलनाडु में जो कोलम रंगोली है ये प्रसिद्ध है। कर्नाटक में रंगवली और पंजाब में मेहंदी रंगोली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या हनन हुआ है तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। अनुच्छेद 32
जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें ये बात कही गई है। अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और आगे है, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की जनता द्वारा किया जाता है। ये विधानमंडल का दूसरा सदन होता है, कौन? विधानसभा। निम्न सदन कहा जाता है इसे, और इसके सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है तथा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द करने का अधिकार होता है। न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, कि अगर न्यायपालिका को लग रहा है कि ये कानून जो है वो देश के नागरिकों के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, तो जो न्यायपालिका है उस कानून को रद्द कर सकती है। नेक्स्ट है, संपत्ति क्रय विक्रय लेन देन आदि पर विवाद दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। जमीन संबंधी विवाद, बच्चों की देख रेख संबंधी विवाद, तलाक संबंधी विवाद, ये जो सारे विवाद हैं ये दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से दहेज के लिए महिला को परेशान करना, हत्या संबंधी मामला, बलात्कार, चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी जैसे आपराधिक कृत्य जो हैं वो फौजदारी मामलों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ग्राम सचिव। ग्राम सचिव जो है वो उसकी नियुक्ति जो है वो सरकार द्वारा की जाती है, इसे ग्राम पंचायत नहीं चुनती है। जैसे कि प्रधान और पंच जो होते हैं उनको ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के द्वारा ही चुना जाता है, उसी तरह से ग्राम सचिव जो है उनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, ना कि ग्राम पंचायत इनको चुनती है। आगे है अशोक। अशोक के अधिकतर अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। अभिलेख आपको पता है किसी पत्थर या जो कठोर सतह वाली धातु होती है उसके ऊपर जो लिखा जाता है उसको अभिलेख कहते हैं। तो जो अशोक के अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। और अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का वर्णन हुआ है, आपने याद रखना है। अशोक की जो अभिलेख हैं उनमें 4 लिपियां हैं, कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेइक। आर्मेइक जो है ये 4 लिपियां जो हैं अशोक के द्वारा अभिलेखों में प्रयोग हुई हैं। अशोक की राष्ट्रीय भाषा पाली भाषा है और राष्ट्रीय लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में ही इनकी सबसे ज्यादा अभिलेख जो है वो रचित हुए हैं। शाह वाजगढ़ी और मानसेहरा में आज जो आधुनिक पाकिस्तान में पाए जाते हैं इनमें खरोष्टी लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला एवं लंगमान या काबुल के में आरमेइक लिपि में शिलालेख प्राप्त हुआ है। शरेकुना ये जो कंधार में है में द्विभाषीय लिपि ग्रीक और आर्मेइक में का शिलालेख जो है वो प्राप्त हुआ है। तो आपने इसको याद रख लेना है, क्योंकि ये जो अशोक हैं इसके अभिलेख ज्यादातर पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट है, आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हालनुमा आकृति पाई जाती थी जिसमें लोग सामूहिक समारोह के दौरान एकत्रित होते थे। उस आकृति को मंडप कहा जाता था। गर्भगृह जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि गर्भगृह वह होता है जहां मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां जो है वो होती हैं, उसको गर्भगृह कहा जाता है। प्रदक्षिणा पथ भी मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले। तो प्रदक्षिणा पथ जो है गर्भगृह के चारों ओर से बना रास्ता होता है, मतलब हम मंदिर के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के आदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया है, ये त्रिपिटक है। त्रिपिटक मतलब 3 प्रकार के हैं। ये शुद्ध पिटक है सबसे पहले, इसमें धर्मोपदेश की बात कही गई है। विनय पिटक, इसमें अनुशासन संबंधी नियम जो हैं वो रखे गए हैं। अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ये आपने याद रख लेने हैं। तीनों के बारे में ये पूछा जाता है कि कौन से पिटक में कौन सी बात जो है वो कही गई है। बौद्ध मतों का दार्शनिक व्याख्या जो है वो अभिधम पिटक में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी थी। हर्षचरित का समय 7वीं शताब्दी का था। आपने याद रख लेना है, हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का चक्रवाती शासक बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना आवश्यक समझा जाने लगा, इसलिए 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुए। अंत में गुर्जर प्रतिहार जो है उसकी विजय हुई थी और ये युद्ध जो है वो लगभग 200 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सूफी संत जो निवास करते थे जिस स्थान पर, उसको खानकाह कहलाते थे वो स्थान। तो ये मुसलमान फकीरों, साधुओं अथवा धर्म प्रचारकों के ठहरने का स्थान होता था। क्या स्थान होता था?
खानकाह, खानकाह कहा जाता था जहां पे ये निवास करते थे यहाँ या जहां पे विश्राम करते थे। नेक्स्ट है चोल राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को मुक्त कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी चोल राजाओं के द्वारा, और ब्राह्मणों को मुफ्त में दी गई भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य जो है वो घरेलू हिंसा में से महिलाओं को बचाना है। ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। ये पारित तो 2005 में हो गया था, लेकिन लागू ये 2006 में हुआ था। नेक्स्ट है जनहित याचिका। PIL जो है वो क्या होती है? ये होती है भारतीय कानून में सर्वाधिक हित की रक्षा करने के लिए मुकदमे का प्रावधान है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति या संस्था को जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसे न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दर्ज करने का अधिकार होता है। भारत में जनहित याचिका का आरंभ जो है वो न्यायमूर्ति PN भगवती ने किया था। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त ऐसी शक्ति है जिसके अंतर्गत संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका रद्द कर सकती है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसकी सरकार की स्थापना जनता की द्वारा की जाती है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के हित के लिए सरकार को संचालित करते हैं। भारतीय राज्य की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो थे वो महाराष्ट्र के भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले भी कहा जाता था। इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। आगे है वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये महात्मा गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। जिस समय हमारा भारत देश जो है वो आजाद हुआ था और भारत में बहुत सारे दंगे हो रहे थे, हिंदू और मुस्लिम जो थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, उस समय महात्मा गांधी ने इस युद्ध को शांत करने का बहुत अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया है। नेक्स्ट है अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अधिकारी रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। ये 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वो था इनफील्ड लगे हुए कारतूस का प्रयोग। नेक्स्ट है सौरमंडल। सौरमंडल में शनि, बृहस्पति, यूरेनस जो है इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न गैसों, हिमकणों और चट्टानों से बने होते हैं। बृहस्पति के छल्ले धूल कणों से निर्मित होते हैं। ये अति पतले होते हैं। तो ये जो सौरमंडल के ग्रह हैं इनके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छे से जो है वो ग्रहों की जो संख्या है वो भी ज्ञात हो जाएगी और जो ग्रहों का एक बना होता है कि किस तरह से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी को भू आब के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास कुछ चपटी है। नेक्स्ट है भू आब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकाश केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु की उपस्थिति है तो जीवन यहाँ पर सबसे जीवन के लिए ये आवश्यक है। बाकी ग्रहों पर जो है वो जीवन किसी पर भी अभी तक संभव नहीं है, केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 7 घंटे और 45 मिनट में पूरी करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग
57% भाग जो है वो ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था और प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जो बुक है ये बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है यूराल। यूराल जो है वो पश्चिमी रूस की पर्वत श्रृंखला है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर तक काफी बड़े क्षेत्रों में विस्तृत है। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट है जिस जगह पर भूकंपीय तरंगे जो हैं वो उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहते हैं, और जहां पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल में ओजोन O3 की परत जो है वो पाई जाती है। इस मंडल में 20 किलोमीटर तक निचले भाग में कोई तापमान का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है इसी में समताप मंडल में वायुयान चलने के लिए ये उत्तम मंडल है, क्योंकि इस मंडल में कोई मौसमी घटना जो है वो नहीं होती है। आगे है अमेजन बेसिन, जो अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निकास वाला दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है। नेक्स्ट है रानी चेन्नम्मा, जो थी वो कर्नाटक से संबंधित थी, आपने याद रखना है। रानी चेन्नम्मा जो थी वो कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है वो मनाली से लेह है। ये राजमार्ग मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है और लेह को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग जो है वो मनाली को लेह से जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5600 मीटर है। यह रोहतांग सुरंग से जाती है। इसकी सड़क की चौड़ाई 11.25 मीटर है। रोहतांग सुरंग की कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर है। ये सड़क पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों में 3978 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। आगे है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं। स्थानांतरित कृषि आपको पता है जो घूम घूम कर कृषि की जाती है, मतलब कि यहाँ की उपजाऊ भूमि जो है वो एक बार हमने कृषि कर ली वहां पे, तो नेक्स्ट टाइम हम जो है वो अगले जगह पर कृषि करेंगे, तो इसे घुमक्कड़ कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थानांतरित कृषि जो है इसको अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहते हैं, और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि जो है उसको लेदांग कहा जाता है। और भारत में स्थानांतरित कृषि को कई नामों से जाना जाता है। झूम, दीपा, वत्रा, पोड़ू, कुमारी, गमान, विंगा, गंधावी, बेगार, डहरिया, जरा, जरका आदि जो है वो सभी स्थानांतरित कृषि के नाम हैं। कहाँ पर? भारत में। तो आज का ये वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन है वो मैंने लिखे हैं, और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपने मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना है, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में बस यहीं से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।